फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रेंड। ये मैं आप लोगों को आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ देने जा रही हूं और आप लोग इनको बहुत अच्छे से लर्न करिए, इनसे सीखिए और इनसे बेनिफिट लीजिए फ्रेंड। जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, और जितने लोग चैनल देख रहे हैं और ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो भी मैं इस चैनल पर डाल रही हूँ। और आप इससे मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें और इससे बेनिफिट लीजिए। ओके, तो फ्रेंड देखिए, आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एंड जो टीजीटी साइंस है प्लस ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन कराती हूँ, और जिसमें जो सब्जेक्ट है वो साइंस एंड बायोलॉजी है। तो जितने भी लोग इन दोनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए जो आपके पास जो थ्योरी एंड कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट है एनसीईआरटी का, वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, प्लस उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी अपलोड किए जा रहे हैं। और बायोलॉजी के लिए जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत पहले से ही मैं अपलोड कर रही हूँ, जब से टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जब से जो भी एग्ज़ाम का हुआ था तो उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है सब कुछ, तो फिर आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए आज क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। वन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी इज़, यानी वर्टिब्रेट बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो बताना है कि कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा हार्ड होता है हमारी वर्टिब्रेट बॉडी में। तो ए है केराटिन, बी इनेमल, सी डेंटाइन एंड डी है कॉन्ड्रिन। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड आप लोगों को ये क्वेश्चन तो पता होगा, अच्छा और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है इनेमल। ओके, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो इनेमल होता है। और इनेमल कहाँ होता है? इनेमल जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारे दांतों की या टीथ की। ओके, तो चलिए, तो हमारे दांतों में पाया जाता है ये सबसे बाहरी जो इसकी परत होती है इनेमल की। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही हार्ड या तो फिर बहुत ही रफ वे में ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, या तो फिर अपने दांतों से बहुत ही कोई रफ चीज़ या बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इनेमल घिस जाते हैं या तो फिर ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नंबर 2, डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज़। तो रैबिट का जो डेंटल फार्मूला है वो बताना है यहाँ पे। और रैबिट का डेंटल फार्मूला, इसके लिए मैं आप लोगों को जो करेक्ट आंसर है वो बता दूंगी, और इसको आप लोग याद रखिएगा। ये है ई ऑप्शन 2033/1033। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 2033/1033 ये रैबिट का डेंटल फार्मूला होता है। और जो मैन का डेंटल फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। देखिए, जो मैन का डेंटल फार्मूला है वो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? 2102/2102। ओके, 2102/2102। ये किस लिए है? ये जो 22 जो आपके 20 टीथ होते हैं, अगर हम लोग इसको काउंट करेंगे तो अगर अपर पार्ट के लिए देखेंगे, और ये किस तरीके से काउंट होता है, ये जो हमारा डेंटिशन होता है, ह्यूमन में कितने टोटल दांत होते हैं? टोटल दांत हमारे यहाँ 32 होते हैं। तो 32 में अपर जॉ में 16 होते हैं, लोअर जॉ में 16 होते हैं। ओके, बट 16 का भी जो हाफ है यानी कि 8, उस तरीके से आपको इसको काउंट करना होगा। तो अभी यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो 2 + 2 एंड 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये ऊपर कितने टीथ आ गए? 5 आ गए। ओके, और वो भी 5 को भी हम लोग 2 करेंगे, क्योंकि एक जॉ का आधा ही लेना होता है, यानी कि टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे ऊपर और नीचे के जॉ के मिला करके, देन उसका 1/4 अगर हम कहेंगे तो 1/4 मान सकते हैं, या तो एक जॉ का आधा। तो ये चूँकि मिल्क टीथ के लिए मैं अभी बता रही हूँ, तो 5 × 2 यानी 10 और अपॉन 5 × 2। ओके, यानी कि हमारे पास जो ह्यूमन में जो मिल्क डेंटिशन होता है वो कितना हो जाता है? 10/10। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जब ऐड करते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 20 टीथ हो जाते हैं। इट मीन्स कि जो ह्यूमन में जो मिल्क डेंटिशन यानी कि जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 20। ओके, तो मिल्क टीथ जो होंगे वो कितने होते हैं? वो 20 होते हैं। नाउ अब परमानेंट टीथ की बात कर लें, और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो देखिए, परमानेंट टीथ हमारे पास जो है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2123/2123। ओके, तो 2123/2123 है। और अगर हम लोग जो है इसकी बात करें, इसको काउंट करने के लिए बात करें, तो आप ऊपर देख सकते हैं 3 + 2 5,
5 + 2 कितना हो गया 7, 7 + 1 8, यानी कि 8 हो गया। और 8 को आप लोग फिर से अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे भी आपका सेम है तो 8 × 2, यानी कि यहाँ पे भी 16 अपर जॉ में और नीचे के लोअर जॉ में भी 16 होते हैं। ये अडल्ट की बात की जा रही है, जो अडल्ट मैन होते हैं उनकी बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे 16 + 16 यानी कि 32 दांत हो जाते हैं अडल्ट में। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रही हूँ, देखिए मैन में मैन जो होते हैं यानी कि ह्यूमन हम लोग जो हैं, इसमें क्या होता है दांत 2 बार निकलते हैं। ओके, 2 बार दांत निकलने की वजह से इस तरीके के डेंटिशन को क्या कहते हैं, इस तरीके के डेंटिशन को डाइफायोडोंट कहते हैं। ये होता है डाइफायोडोंट। ओके, ये डाइफायोडोंट है क्योंकि 2 बार हमारे यहाँ टीथ निकलते हैं ना। जो प्री मोलर होता है और जो प्री मोलर होता है और जो लास्ट मोलर होता है वो अब्सेंट होता है पहले, और उसके बाद जो 12 टीथ होते हैं वो एक बार अपीयर होते हैं। 12 टीथ मतलब ऐसे कितने टीथ हैं, 12 टीथ हैं, यानी कि 12 टीथ हैं वो सिर्फ एक बार वो अपीयर होते हैं, और ये मोनोफायोडोंट कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाता है, ये मोनोफायोडोंट, यानी कि जो एक बार अपीयर होगा तो उसको मोनोफायोडोंट कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इनकी जो नंबर हैं ये क्या है, 0021/0021। इट मीन्स कि 3 × 2/3 × 2, और ये है 6/6, या फिर 6 × 12 6 × 2 = 12 टीथ। ओके, तो अब अडल्ट की बात हो रही थी, तो अडल्ट में अभी मैंने बताया 2123/2123 है, एंड चाइल्ड में 2102/2102 पहले ही बता चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये आप लोग डेंटल फार्मूला जो है वो आप लोग अब समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बता दे रही हूँ। देखिए जो रोडेंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा लेक्चर है, इसको आप लोग देखिएगा। ये जो रोडेंट्स होते हैं इसमें कैनाइन अब्सेंट होते हैं। रोडेंट्स में कौन से टीथ अब्सेंट होते हैं, कैनाइन्स अब्सेंट होते हैं। ओके, तो इसमें कैनाइन्स अब्सेंट हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए, और गैप होता है, जब अब्सेंट होते हैं तो वहाँ पे जगह खाली होती है, तो वहाँ पे एक गैप होता है। उस गैप को क्या कहते हैं, उस गैप को कहते हैं डायस्टेमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है बायोलॉजी में। ओके, तो इस गैप को कहते हैं डायस्टेमा। नाउ कार्निवोर्स में क्या होता है, एक प्रीमोलर और एक मोलर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, कार्नेसियल टीथ कहा जाता है। याद रखिएगा, कार्निवोर्स की बात, यानी जो मांसाहारी होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो जो कार्निवोर्स होते हैं उसमें 1 प्रीमोलर, ओके, 1 प्रीमोलर एंड 1 मोलर। ओके, 1 मोलर, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही लॉन्ग, मतलब जब आप देखेंगे जैसे कि आपके डॉग है उसको कभी अपना माउथ ओपन करे तो आप देखते हैं, या जितने भी कार्निवोर्स होते हैं तो क्या होते हैं, टीथ लॉन्ग से होते हैं, एक एक टीथ इस तरीके से। तो ये क्या कहलाते हैं, कार्नेसियल टीथ कहलाते हैं ये। तो ये होते हैं कार्नेसियल। ओके, ये होते हैं कार्नेसियल टीथ। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट जो मैं बताना चाहती हूँ, जो एलिफेंट होते हैं उसमें जो अपर जॉ होते हैं, अपर जॉ के जो 2 इंसीजर्स होते हैं वो बिल्कुल ग्रोथ करते रहते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, टस्क कहलाते हैं। यानी कि जो एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंसीजर्स टीथ होते हैं। ओके, ये इंसीजर्स टीथ होते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हर एक पॉइंट बहुत अच्छा है। नाउ ये जो टूथ होते हैं ये पल्प के साथ परसिस्टेंट करते हैं। ओके, तो इसमें पल्प भी होती है, तो ये पल्प के साथ परसिस्टेंट रहते हैं। नाउ अब देखिए जो मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ, इनेमल क्या होता है। इनेमल जो होता है वो एमिलोब्लास्ट से सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, एमिलोब्लास्ट। और ये जो अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन बताया था इसमें मैंने बताया था कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये हमारे टीथ का इनेमल। ओके, तो ये एमिलोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो इसको सिक्रीट करती हैं। नाउ और इसका जो ओरिजिन होता है ये क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। इसका जो ओरिजिन है ये क्या है, एक्टोडर्मल, यानी ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है एनेमल। नाउ डेंटिन का सिक्रीशन कौन करता है, डेंटिन का सिक्रीशन ओडोंटोब्लास्ट करती हैं। डेंटिन का सिक्रीशन करती हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओके, ओडोंटोब्लास्ट जो हैं वो डेंटिन का सिक्रीशन करती हैं, और जो डेंटिन होती है वो ओरिजिन से मीजोडर्मल होती है। ये होती है मीजोडर्मल।
डेंटिन मीजोडर्मल होती है। ओके, नाउ कैरीज क्या होती हैं, व्हाट इज़ डेंटल कैरीज, ये क्या होते हैं जब टीथ में डिके होने लगता है या टीथ खराब होने लगते हैं। ओके, तो डिके ऑफ टीथ जो होता है, टीथ का ख़राब होना, टीथ का डिके होना, और ये कैसे होता है, ये इनेमल के डिजनरेशन की वजह से होता है। ओके, इनेमल्स ख़राब हो जाते हैं, बच्चों का जाता है बहुत ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट खाते हैं, या बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा जो शुगर वाले जो फूड लेते हैं, शुगरी चीज़ें लेते हैं। ओके, तो ये सब क्या होता है, तो इसमें जो है कैविटीज़ बन जाती हैं, कैविटीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, इनेमल का डिजनरेशन हो जाता है, डिके हो जाता है टीथ का। नाउ पायरिया क्या होती है, इन्फेक्टेड गम्स और टूथ सॉकेट दोनों ही इन्फेक्टेड होते हैं। गम्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी मसूड़े जो होते हैं उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और टूथ के जो सॉकेट होते हैं, ओके, टूथ सॉकेट, तो ये क्या होता है, पायरिया हो जाता है। ओके, क्या बहुत ही ज़्यादा पायरिया वाले पेशेंट से जो है बदबू आती है, तो ये एंटमीबा जिंजवेलिस इसका जो कॉजल एजेंट होता है, एंटमीबा जिंजवेलिस के द्वारा भी होता है ये पायरिया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो पायरिया है ये आप लोग देख सकते हैं। नाउ चलिए, अब यहाँ पे इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द रैबिट द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स प्लेस इन ए कॉलन, बी इलियम, सी सीकम एंड डी है रेक्टम। जो ये कहा जा रहा है कि रैबिट में या खरगोश में जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सीकम में इसका सेलुलोज का डाइजेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल। 2 फ्रेंड्स ईटिंग कर रहे हैं, मैं डाइनिंग टेबल पर एक साथ खा रहे हैं कुछ भी। नाउ वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग, उनमें से एक अचानक से खांसना स्टार्ट कर देता है, वॉइल सेलोइंग, यानी कि जब वो खाना कुछ निगलने की कोशिश कर रहा है तभी उसको क्या होता है कि खाना उसका फंस जाता है और वो खांसना स्टार्ट कर देता है। नाउ दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर इम्प्रूवमेंट ऑफ। नाउ ये जो कफिंग होती है वो किस कारण से होती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से होती है, क्या चीज़ ऐसी है जो कि प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती है। ए टंग, टंग का इम्प्रॉपर मूवमेंट होता है, एपिग्लॉटिस का, सी डायफ्राम, या फिर डी नेक का। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस आपको पता है कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, मैंने अभी अपने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, इस पे क्वेश्चन आया था एपिग्लॉटिस पे, तो ये हो गया आपका। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नाउ एपिग्लॉटिस आपको पता ही हो गया। फिफ्थ वाला है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ टंग इज, टंग का क्या फंक्शन होता है, ए हेल्प इन द एक्ट ऑफ swallowing, बी हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, एंड सी हेल्प इन स्पीकिंग, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास जो टंग का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टंग है, उसके लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए फिफ्थ का डी बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल स्वेलोइंग में, आपको कोई भी चीज़, कोई भी बोलस या खाना होता है उसको निगलने में भी, स्वेलो करने में भी आसानी होती है। देन ये जो टंग होती है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में और बोलने के लिए। ओके, नाउ उसके बाद ऑल ऑफ दी अबव, इसलिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में क्या है, टस्क ऑफ एन एलिफेंट इज़ एन एनॉर्मसली एनलार्ज। जो एलिफेंट के टस्क होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, नॉर्मसली इनलार्ज होते हैं। वो कौन से होते हैं, ए अपर कैनाइन, बी लोअर इंसीजर, सी अपर इंसीजर, एंड डी लोअर कैनाइन। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो मैं सीधे ही इसका आंसर बताऊँगी। तो नाउ 6 का यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपर इंसीजर। 7 pulp cavity of teeth is lined by A odontoblast, B chondroblast, C osteoblast, and D है amyloblast। तो यहाँ पे जो पल्प कैविटी है टीथ की वो किसके द्वारा लाइंड होती है, टीथ की पल्प कैविटी के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 7 है उसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये जो होती है ये ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा लाइंड होती है। नाउ अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीथ और इन फ्रॉग्स आर। नाउ टीथ इन फ्रॉग्स आर, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए एक्रोडोंट, बी होमोडोंट, सी पॉलीफायोडोंट, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रॉग के टीथ भी पता कर लेते हैं कि क्या कैसे होते हैं ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 8th का वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी एक्रोडोंट भी होते हैं, होमोडोंट यानी एक समान होते हैं, पॉलीफायोडोंट होते हैं, हम लोगों के डाईफायोडोंट होते हैं, 2 बार निकलते हैं, इनके पॉलीफायोडोंट होते हैं, और ऑल ऑफ दीज यानी कि सब कुछ सही है।
सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। 9 देख लेते हैं, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़। तो यहाँ पे जो डेंटल फार्मूला है ह्यूमन बीइंग का वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको फार्मूला, जिसमें आई का मतलब इंसीजर है, सी का मतलब कैनाइन है और पी फॉर प्री मोलर है एंड एम फॉर मोलर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 9 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इंसीजर होते हैं और देन यहाँ पे C1 है एंड क्योंकि 21 23 होता है तो इसलिए यहाँ पे 2 1 2 3 ओके। और जो सीक्वेंस होता है वो यही होता है, इंसीजर कैनाइन ICPM का ही सीक्वेंस होता है उसमें, तो और वो भी 21 23 होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। 10th वाला हम लोग देख लेते हैं। 10th है द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज। वेरी गुड, वेरी अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सिस्टोल, बी डायस्टोल, सी पेरिस्टालसिस एंड डी मेटाक्रोनल। तो देखिए ये इजी है और इसमें मस्कुलर कंट्रैक्शन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में, फिर उसके बाद जो खाना होता है वो आगे खिसकता रहता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनर लाइनिंग ऑफ गट, स्टोमक एंड लीवर इज कंपोज्ड ऑफ। जो गट की, स्टोमक की और लीवर की जो इनर लाइनिंग होती है वो किसकी होती है। ओके यहाँ पे ए ऑप्शन है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बी है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड डी है कंपाउंड एपिथेलियम। तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 11 का जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पर मैं स्टार बना दे रही हूँ। स्टार मुझे और भी क्वेश्चन पे बनाने चाहिए क्योंकि सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, ऊपर भी थे क्वेश्चन। चलिए नाउ 10th वाला हमारे पास है दी मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल इज, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 11 तक। नाउ 12th हमें करना है। 12th है पायर्स पैचेस कंटेन्स 1 ए म्यूकस, बी सीबम, सी लिम्फोसाइट्स एंड डी है RBCs या रेड ब्लड सेल्स। तो पायर्स पैचेस के बारे में भी आ गया। और जो पायर्स पैचेस होते हैं ये क्या, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं क्या करते हैं, अगेंस्ट कोई भी जर्म्स होता है या कोई भी इस तरीके का पार्टिकल आ जाता है हार्मफुल, तो फिर ये उसके साथ मतलब ये समझ लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम में इनका एक्शन होता है, तो वो उसको क्लीन करते हैं ये। 13 है हमारे पास अ रैबिट ईट्स अ लॉट ऑफ ग्राम। एक रैबिट है वो बहुत सारे चने खाता है, ग्राम खाता है, देन इट्स डाइजेशन स्टार्ट्स इन। तब इसका डाइजेशन जो होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है रैबिट का डाइजेशन। जैसे हम लोग का डाइजेशन, अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन का डाइजेशन या मैन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बताते हैं माउथ से। ओके क्योंकि माउथ में ही एंजाइम होते हैं, टाइलिन होता है, सलेवरी अमाइलेज होता है। ओके तो वो क्या करता है, स्टार्च पे एक्शन करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, ए माउथ, बी स्टोमक, सी डियोडेनम एंड डी है इलियम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 13 का वो क्या हो जाएगा, 13 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास, अब इस केस में यानी रैबिट के केस में क्या हो जाएगा, रैबिट के केस में यहाँ पे स्टोमक होगा। ओके बी होगा, स्टोमक से स्टार्ट होता है। नाउ 14th देख लेते हैं। 14th है हमारे पास सेलेक्ट व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल विलाई अमंग फॉलोइंग्स। इंटेस्टिनल विलाई के लिए क्या ट्रू नहीं है। ए दे पजेज माइक्रोवेलाई, बी दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड द लैक्टल वेसल्स एंड दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो 14 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कहा है जो करेक्ट नहीं है, जो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ट्रू नहीं है। ओके और बाकी जो ऑप्शन है कि जो इंटेस्टिनल विलाई होते हैं उसमें माइक्रो विलाई होते हैं, बहुत ही माइक्रो साइज का क्यों होते हैं, ब्रश बॉर्डर माइक्रो विलाई ये सब जो है, ताकि वो जो एब्जॉर्प्शन एरिया है, फूड के एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकें। ओके फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, बिल्कुल सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे सही है, नॉट ट्रू में नहीं आएगा। और थर्ड है यहाँ पे कि जो विलाई होती हैं उसमें कैपिलरीज होती हैं, लैक्टल वेसल्स होती हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है। 15 देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन डिसऑर्डर नहीं है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, संबंधित है। ए टिटेनस, बी डायरिया, सी जॉन्डिस एंड डी है डिसेंट्री। तो फ्रेंड आप लोग बिल्कुल देखते पहचान गए होंगे, टिटेनस जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। टिटेनस क्या होता है, ऐसा होता है कि मान लीजिए टिटेनस जो है
कोई भी जंग लगा हुआ कोई भी आयरन है, लोहे की कोई भी चीज़ है जिसमें जंग लगी हुई हो, ठीक है, या फिर जो कोई भी पुरानी जो भी आयरन के आर्टिकल होते हैं उनसे कहते हैं अगर हाथ कट जाए या कहीं पे भी कोई कट या स्क्रैच आ जाए तो फिर टिटनेस की वैक्सीन लगवानी पड़ती है। इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। ओके, और ये जो होती है डिजीज़ में क्या होता है, जॉस जो होते हैं बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल जकड़ जाते हैं, खुलता नहीं है मुंह, तो इसलिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। और ये कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ नहीं है, बल्कि डायरिया जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीज़ है। बहुत ही ज़्यादा लूज़ मोशंस हो जाते हैं, ओके, इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और जॉन्डिस है तो आप जानते ही हैं, पीलिया जो है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए। नाउ डिसेंट्री भी वही चीज़ है आपका जो डायरिया डिसेंट्री होता है, ओके, लगभग अमीबिक डिसेंट्री जिसमें होती पेचिश जिसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 16 है, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन दी बॉडी। हमारी बॉडी में आपको पता है कि जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हमारी बॉडी में ई कोलाई आपको पता है गट में होता है, ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ रहते हैं नॉर्मली ये जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ए सीकम, बी ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस, सी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम, डी डिओडेनम। तो 16 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सीकम हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है, 17 देख लेते हैं। 17 में है हमारे पास एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू ए इंडाइजेशन, बी जॉन्डिस, सी डायरिया एंड डी है वॉमिटिंग। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एंजाइटी मतलब घबराहट, और सपोज़ आपका एग्ज़ाम आपने दिया, अब आपका रिजल्ट आने वाला है, अब आपको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है कि क्या होगा, हम पास हुए कि नहीं पास हुए, ओके, फिर उसके बाद साथ ही में आपने स्पाइसी फूड भी खा लिया कोई घर में या कहीं पे बाहर घूमने गए हैं तो खा लिया। अब क्या होगा, ये दोनों साथ में हो गया। इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू, क्या हो सकता है, ए डाइजेशन, जॉन्डिस, डायरिया, वॉमिटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो 17 का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इंडाइजेशन। ऐसे केस में क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाता है। ओके, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है फ्रेंड तो मूड बहुत अच्छा रखना पड़ता है। ओके, घबराहट में अगर आपने खाना खाया या कोई भी चीज़ खाई तो वो बिल्कुल भी आपका जो पेट है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इंडाइजेशन ही कॉज होगा। इसलिए कहते हैं जब अच्छे मूड से खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी पे अच्छा असर पड़ता है, अदरवाइज़ नेगेटिव असर पड़ता है, लोगों के अंदर मोटापा बढ़ता जाता है, ओबेसिटी होती जाती है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। इसीलिए खाने को आराम से बैठ करके थोड़ा टाइम दे करके अच्छे से च्यू करके रिलैक्स वे में अच्छे मूड के साथ खाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 18। इन द एम्प्टी स्टमक म्यूकोसल फोल्ड्स अपीयर, दे आर कॉल्ड ए फेवियोल्स, बी एंसिन्यूरा एंगुलरिस, सी रूग एंड डी नन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 18 है उसका हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये र्यूग कहलाते हैं या र्यूगी कहलाते हैं। ओके, जो म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं स्टमक में। नेक्स्ट हमारे पास 19 है, लामिना प्रोप्रिया इज रिलेटेड विद ए ह्यूमन इंटेस्टीन, बी लिवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सी ग्राफियन फॉलिकल्स एंड डी है एसनस ऑफ पैनक्रियाज। तो यहाँ पे हमारे पास 19 का जो करेक्ट आंसर है ये ह्यूमन इंटेस्टीन है। फ्रेंड देखिए मैंने आपको कल जब लेक्चर बताया था तो उसमें बताया था कि आपको नोट्स बनाने कैसे बनाने, वन लाइनर नोट्स, इसी क्वेश्चन को नोट के फॉर्म में, इतने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ इसको आप नोट्स के फॉर्म में करते जाइए। कैसे करना है, लैमिना प्रोप्रिया इज रिलेटेड विद, एक डैश लगाइए, ह्यूमन इंटेस्टाइन लिख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते रहिए। अब मे बी अगस्त में एग्ज़ाम हो ही जाए, जब एक डेट शीट आ चुकी है, तो अगर पोस्टपोन नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ तो आपको यहाँ से क्या होगा, आप नोट भी बनाते रहोगे, लिखने से आपके दिमाग में वो चीज़ फीड रहेगी, लिखने से प्रैक्टिस होती है, ओरली करने से आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी, बट आप लिख लिख करके बनाते रहोगे, फिर उसको बाद में रिवाइज़ कर लोगे। जिनके पास बने हुए हैं उनको आप बस रिवाइज़ कर सकते हैं, नहीं बने हुए हैं तो ये जो न्यू क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको कि यहाँ पे कुछ न्यू क्वेश्चन है, ये हमारे पास नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहूँगी और इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा, बिलीव मी। तो फिर आप लोग इसको करके देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है 20, हाउ मैनी टीथ इन मैन ग्रोज ट्वाइस इन लाइफ, कि मैन या आदमी के कितने दांत वो 2 बार निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है A 32, B 28, C 20 एंड D 12। तो देखिए यहाँ पे 20 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर है वो 20। ओके,
नाउ अब यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो चुका है सी, और ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 21 हमारे पास है द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टीन इज़ प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ओके, कि फीकल मैटर जो लार्ज इंटेस्टीन से फिर रेक्टम में जा कर के, जो रेक्टम से फिर स्टूल पास होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि उस फीकल मैटर का बैक फ्लो ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है। ओके, ए एपिग्लॉटिस, बी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, सी इलियोसिकल वॉल, एंड डी गैस्ट्रोइसोफेगियल स्फिंक्टर, एंड ई पायलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास 21 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इलियोसिकल वॉल, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 क्या है, अ पेयर ऑफ स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ रूट ऑफ टंग इज कॉल्ड एज। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये कहा जा रहा है कि ये जो स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यू के जो पेयर होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यू, ये टंग की रूट पे के साइड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो टंग की रूट होती है, जहाँ से टंग का जो रूट है उसके साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या कहा जाता है। ए थायराइड, बी टॉन्सिल्स, सी एपिग्लॉटिस, एंड डी एडेनॉइड्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टॉन्सिल्स हो जाएगा। आपने सुना होगा फ्रेंड, किसी किसी के टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो गले में भट्टा खाने के लिए मना कर दिया जाता है, उनको बोलने में दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ स्वॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, टॉन्सिल्स के साइज लार्ज हो जाते हैं। 23 द म्यूकोसल लेयर इन द स्टोमक फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स नोन एज। ए विलाई, बी ल्यूमेन, सी र्यूग, एंड डी है क्रिप्स ऑफ लिबरकून, एंड ई है लैक्टिस। तो 23 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास